हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हमारे पास में कई प्रॉब्लम्स आई हैं, उनमें से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, इस वजह से एक वीडियो में सारी प्रॉब्लम्स को कवर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। ठीक है, तो इसको 2 या 3 वीडियोज़ में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमारा वीडियो है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड लगभग 5-6 अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में हमको मिलने वाले हैं। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है, टू चार्जेस ऑफ 40 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस पर रख दिया, दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड प्लेस्ड अगेन एट द सेम डिस्टेंस। दोनों को कॉन्टैक्ट में लाया, फिर उसी डिस्टेंस पर वापस रख दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन दैम। ठीक, अब सही मायने में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए थी, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि दो बॉडी को जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो जनरली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, और ये ट्रांसफ़र तब तक चलता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से देनी चाहिए थी कि ये जो दो चार्जेस हैं ये एक जैसे दो स्फीयर्स के ऊपर हैं। एक जैसे दो स्फीयर्स की अगर बात होती तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अप्लाई कर लेते कि भाई दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, और फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम तब हो जाता जब दोनों का चार्ज सेम हो जाता, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अनटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि दो स्फीयर हैं, दोनों का रेडियस सेम है। हम अपनी तरफ से इसको अब एज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों पर पहले चार्ज 40 और -20 है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो दोनों पर चार्ज इक्वल हो जाना चाहिए। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल इक्वल हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम सेम रेडियस का मान करके दोनों का चार्ज इक्वल कर देंगे। तो 40 और -20 का टोटल हो गया है 20 माइक्रोकूलम। अब मैं कहता हूँ कि दोनों पर इक्वल हो जाना चाहिए, तो 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम हो जाएगा। पहले केस में अगर मैं फोर्स लिखता हूँ तो Q1 और Q2 की ये वैल्यूज आएंगी। माइक्रोकूलम है, उसको कूलम में हम चेंज कर भी सकते हैं, बाकी इतनी मेहनत हमें करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको फोर्सेस का रेशियो चाहिए। तो यहाँ अगर माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे तो फाइनल फोर्स के लिए भी चेंज करेंगे, 10⁻⁻⁶ कैंसिल हो ही जाएगा, इसलिए मैंने 40 और 20 रखा। फाइनल फोर्स की अगर बात करेंगे तो Q1 और Q2 10 और 10 आ जाएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे, 8:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखना है कि जब बॉडीज़ को कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ प्लेस इज अलोंग एक्स एक्सिस। कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स, और ये एक्स के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है E0 x आई कैप, मतलब एक्स की तरफ है। आई कैप का मतलब एक्स के डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड E0 x है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सपोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ साइड ए एग्जिस्ट इन सच अ वे दैट इट्स एजेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऊपर देखिए लेफ्ट साइड में फिगर बनाया हुआ है, एक क्यूब हमने बनाया हुआ है, ये हो गया ओरिजिन, तो इसके एजेस एक्स वाई और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब, तो क्यूब के अंदर चार्ज कितना होगा, फिगर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इस क्यूब के जो 6 फेसेज है, 6 फेसेज हैं, उनमें से फेस नंबर 1 और फेस नंबर 2 केवल इनके लिए ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो सकती है। बाकी फेसेस के लिए जो EFL आएंगे वो फेस के पैरेलल आएंगे, इसका मतलब उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। तो 4 फेसेस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें भी एक अच्छी बात यह है कि फेस नंबर 1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए x = 0 है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, क्योंकि x = 0 है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इस बेसिक एक्सप्रेशन में फेस 1 के लिए मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इसका मतलब 1 के लिए भी फ्लक्स 0 हो गया। अब केवल सामने वाला फेस ये 2 बचा। 2 के लिए अगर बात करें तो x की वैल्यू होगी a के इक्वल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 वेक्टर हो गया E0 आई कैप। इसका एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया तो a² और डायरेक्शन आई कैप।
डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका फ्लक्स आ जाएगा ई नॉट ए क्यू। यहाँ तक की बात क्लियर। तो 6 में से 4 फेसेस के लिए तो ऑलरेडी हमने फ्लक्स ज़ीरो कह दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस केवल होंगे। फिर उसमें भी फर्स्ट फेज के लिए हमने ज़ीरो कह दिया क्योंकि इसके लिए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो है। सेकंड फेज के लिए हमने कैलकुलेट किया तो ई नॉट ए क्यूब आ गया। अब नेट फ्लक्स की बात करेंगे तो दोनों का ऐड किया तो ई नॉट ए क्यूब आ गया। फिर गॉस थ्योरम से अगर बात करें तो फाई नेट इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्यू एनक्लोज्ड आ गया हमारा ये वाला। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 2 equal balls having equal positive charge q coulombs are suspended by 2 insulating strings of equal length। इक्वल लेंथ की 2 स्ट्रिंग है, 2 बॉल हैं, एक जैसी है, सेम चार्ज है। What would be the effect on the force when the plastic sheet is inserted between the two? दोनों के बीच में एक प्लास्टिक शीट को अगर इंसर्ट कर देंगे तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आएगा? ये बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, वैक्यूम में अगर हम फोर्स लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई खास बात क्वेश्चन में है ही नहीं। जितना क्वेश्चन को पढ़ करके उसकी लैंग्वेज से हमको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। प्लास्टिक मतलब अगर मीडियम आ गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसके साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो मीडियम के फोर्स और वैक्यूम के फोर्स के बीच में ये रिलेशन आ गया। किसी भी मीडियम के लिए अगर बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब मीडियम में जो फोर्स होगा वो वैक्यूम में जो फोर्स आ रहा था उसके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो फोर्स पर क्या इफेक्ट आया कि फोर्स विल डिक्रीज। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है? 4 पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द साइड विल बी। ये फिगर बनाया हुआ। स्क्वायर लिया, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पर चार्ज क्यू और क्यू, साइड ए हो गई। किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया हमने पी। अब इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, स्केलर क्वांटिटी है, वैल्यू लिखनी है, अलजेब्रिक सम करना है। एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक ही चीज़ इसमें समझने वाली है कि सारे चार्जेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमको मिल जाए, फिर तो हम सबके पोटेंशियल लेकर के अलजेब्रिक सम कर देंगे। इधर वाला जो क्यू है, ऊपर वाला, इससे डिस्टेंस a/2, नीचे वाले क्यू से a/2। इधर वाले क्यू से अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये वाला पूरा डिस्टेंस a है और ये वाला डिस्टेंस a/2 है। तो इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने अलग से ड्रॉ किया तो ये वाला डिस्टेंस आ गया हमारा a√5/2 पाइथागोरस से। ये वाला डिस्टेंस a√5/2 आया, नीचे वाला डिस्टेंस भी a√5/2 आया। अब चार्जेस की वजह से पोटेंशियल लिख लेते हैं। ऊपर वाले इस चार्ज की वजह से कितना लिखेंगे? KQ अपॉन डिस्टेंस हो गया a/2। नीचे वाले की वजह से भी उतना आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले Q की वजह से कितना लिखेंगे? KQ अपॉन डिस्टेंस a√5/2। नीचे वाले इसकी वजह से भी यही आना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉमन लेकर के सोल्व करके आप आंसर ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, आगे तो केवल मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। A charged particle of charge q and mass m is released from rest in an uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया। Neglecting the effect of gravity, the kinetic energy of the charged particle after t second is। t सेकेंड के बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल प्रॉब्लम। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाया F=QE एंड फोर्स इज इक्वल्स टू m में। सो A=QE अपॉन m। ये सब कुछ कांस्टेंट है तो A कांस्टेंट हो गया। A कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमने अप्लाई किया V=U+AT। U की वैल्यू 0 हो गई, A की वैल्यू QE अपॉन m इंटू में t। ये t टाइम पर हमको स्पीड मिल गई तो t टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कितनी कहेंगे? 12mv²। V की वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। इट्स वेरी सिंपल, इजंट इट? क्या लग रहा है? सिंपल है प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। पेंडुलम बॉब ऑफ मास 30.7 × 10⁻⁻6 kg कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम्ब इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20,000 वोल्ट पर मीटर। द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम। पेंडुलम के थ्रेड में कितना टेंशन आएगा? इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे और वीडियोज़ में भी मिलेगी। पेंडुलम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, ये स्ट्रिंग में टेंशन आया,
ये एंगल हमारा थीटा है, तो इधर का एंगल थीटा आया, टी के कंपोनेंट लिए तो ऊपर वाला कंपोनेंट टी कोस थीटा, लेफ्ट में कंपोनेंट टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई और टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ये दो इक्वेशन हमको मिले। क्योंकि हमें टेंशन कैलकुलेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया। टी कैलकुलेट करेंगे तो रूट लग जाएगा। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो सारी वैल्यूज़ हमारे पास में है। क्यू की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ई हो गया 2 इंटू 10⁻4 20,000 है, 2 इंटू 10⁻4 लिख दिया। एम हो गया है 30.7 इंटू 10⁻6, जी की वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सॉल्यूशन यहीं पर हो गया। बाकी तो कैलकुलेशन है, कुछ स्क्वायर करना है, प्लस माइनस करना है, कॉमन लेना है, रूट निकालना है, वो आप निकाल लीजिएगा, अपना आंसर आ जाएगा। लग रहा है मुझे ऐसा कि थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, तो जो सबसे ज़्यादा क्लोज ऑप्शन हो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। ये अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन हम कह सकते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। टफ नहीं है, लेकिन जेईई एडवांस के हिसाब से अच्छी प्रॉब्लम है। अ बॉब ऑफ मास m is tied with a thread and is made to move in a horizontal path on a frictionless table surface about point O as shown in the diagram. It's conical pendulum, conical pendulum की तरह टेबल पर उसको घुमा रहे हैं बट फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। A hypothetical electric field in radial direction exists along the table surface, टेबल सरफेस के along रेडियल डायरेक्शन में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। मतलब ये जो हमको व्यू दिखाई दे रहा है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, और ये जो हमको सरफेस दिखाई दे रही है, टेबल की सरफेस दिखाई दे रही है, जिसमें सर्कुलर पाथ में हमारा बॉब घूम रहा है और रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा है। इन दिस कंडीशन द बॉब इज अनचार्ज्ड, अभी बॉब पर कोई चार्ज नहीं है, एंड द टेंशन इन द थ्रेड इज टी। इफ बॉब इज गिवन सम चार्ज, अगर बॉब को कुछ चार्ज दे दिया जाए, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द टेंशन। चारों ऑप्शन टेंशन से रिलेटेड है। टेंशन इन थ्रेड मस्ट इंक्रीज, मे इंक्रीज और डिक्रीज, विल रिमेन अनचेंज्ड, मस्ट डिक्रीज। टेंशन के बारे में क्या होगा, तो दो केसेस है, दो केसेस हमने बना लिए। ये हो गया हमारा केस नंबर फर्स्ट और ये हो गया हमारा केस नंबर सेकेंड। ठीक है, हमारा बॉब इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वही प्रीवियस प्रॉब्लम में जैसे हमने बात की थी उसी तरह की बात यहाँ पर भी आ गई। टी का कंपोनेंट लिया, टी कोस थीटा आ गया, टी साइन थीटा आ गया। ये जो टी साइन थीटा है ये ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हमारा बॉब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, तो अब इक्वेशंस क्या बनेंगे, टी कोस थीटा तो एम जी के इक्वल, और टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, टेंशन का ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक, सेकंड केस को अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आने वाली है, इसलिए मैंने कुछ रेड पेन को भी यूज़ में लिया है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। सेकंड केस में क्या हुआ कि हमने बॉब को कुछ चार्ज दे दिया और रेडियल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब अगर हमारा बॉब यहाँ पर है तो रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, किसी दूसरी पोजीशन में हुआ तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देंगे। जब हमने बॉब को कुछ चार्ज सप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स आएगा। नाउ दैट फोर्स मे बी इन द रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन और दैट मे बी इन द रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। ये मैंने मेंशन किया हुआ, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो फोर्स क्यू ई बाहर भी हो सकता है और क्यू ई अंदर भी हो सकता है। अच्छा, टी कोस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इस पर हमारा कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा। इधर वाले फोर्स की अगर हम बात करें, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये जो टी साइन थीटा वाली लाइन है, इस पर अगर हम बात करें तो अगर क्यू ई इनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा प्लस क्यू ई दैट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन क्यू ई अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो हम लिखेंगे टी साइन थीटा माइनस क्यू ई दैट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। दोनों को कंपाइल करके मैंने एक साथ लिखा तो मैंने प्लस माइनस लगा दिया। इट मीन्स इट मे बी प्लस, इट मे बी माइनस, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्ज। सो टी साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ गया विद प्लस माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल्स टू अल्टीमेटली ये आया, तो यहाँ पर एक प्लस माइनस वाली बात आ रही है। आप सोचो, यहाँ जो हमको टी का एक्सप्रेशन मिला और यहाँ जो हमको टी को एक्सप्रेशन मिला, उनको अगर कंपेयर करें और यहाँ पर अगर प्लस आए तो शायद मुझे टी की वैल्यू फर्स्ट केस में जो टी मिला था उससे ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिया है, कॉमन सेंस वाली बात है।
और अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो टी की वैल्यू पहले जो वैल्यू आ रही थी उसके कंपैरिजन में कम आएगी। इसका मतलब टी की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और टी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि चार्ज का नेचर क्वेश्चन में नहीं बताया है। यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का की पॉइंट है, दैट द नेचर ऑफ द चार्ज इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन, इसीलिए टेंशन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम। ठीक।